नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्पेशली एक्सेशन रिपेयर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डीएनए रिपेयर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें बेसिकली डैमेज किस तरह के होंगे और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से पाथवेज हैं जिनसे डीएनए डैमेजेस को रिपेयर किया जा सकता है। तो बेसिक डैमेजेस को रिपेयर करने वाले पाथवेज का रिलेशन बताया था, वो कितने ग्रुप में और किस कैटेगरी में उनको रखा गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है जिसे हम एक्सेशन रिपेयर पाथवे कहते हैं। तो ये कैसा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डीएनए रिपेयर में, और ये किस तरह के डीएनए डैमेजेस में इन्वॉल्व होता है, कौन सी कंडीशंस में इन्वॉल्व होता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सेशन रिपेयर। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है एक्सेशन रिपेयर क्या है, इस तरह की रिपेयर में क्या होता है। तो बेसिकली आप ये समझ लें, एक्सेशन रिपेयर में जो डैमेज्ड रीजन है, पोर्शन है डीएनए का, उसको एक्साइज करके बाहर निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद वहां पर जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनको फिल कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और देन डीएनए लाइगेज वहां पर आकर के फाइनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड डीएनए बैकबोन में बनाता है। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और ये पोर्शन इसका डैमेज्ड है, ये डैमेज्ड रीजन है। मैं स्पेशली एक्सेशन रिपेयर के बारे में आपको बोल रहा हूं। ये इसका डैमेज्ड पोर्शन है डीएनए में। तो एक्सेशन रिपेयर कोई भी हो, यहां पर इसमें जो डैमेज्ड रीजन है, जितना भी पोर्शन है, उसे क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो यहां पर कट लगाया जाएगा, इसको यहां से कट लगा दिया। कट लगाने के बाद जो भी पोर्शन था उसको यहां से निकाल दिया और निकाल करके जो गैप यहां पर क्रिएट हुआ है वहां पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को लगा करके इस गैप को फिल कर लिया और देन लाइगेज ने फाइनली इसमें बॉन्ड बना दिया। जब इस तरह का कोई भी रिपेयर होगा उसे हम एक्सेशन रिपेयर कहते हैं। ठीक है, यहां पर दो इंपॉर्टेंट एक्सेशन रिपेयर हैं, और एक है बेस एक्सेशन रिपेयर एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। तो आपने नाम सुना होगा, बेस एक्सेशन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, दोनों में एक्सेशन टर्म यूज किया गया है। तो एक्सेशन रिपेयर हम लोग कह सकते हैं दो तरह का होता है। वन इज बेस एक्सेशन रिपेयर, इसको BER भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, इसे NER कहते हैं। तो एक्सेशन रिपेयर दो तरह का हो गया, बेस एक्सेशन रिपेयर एंड सेकेंड इज न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। तो इन दोनों रिपेयर में डीएनए कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जहां पर भी डीएनए डैमेज होगा, जहां पर भी एबनॉर्मेलिटी आई है, वहां के उस पार्ट को, उस रीजन को कट करके हटा दिया जाएगा और वहां पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस किया जाएगा, दोबारा लगाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और देन डीएनए लाइगेज एंजाइम फाइनल बॉन्ड बनाएगा। इस तरह की प्रक्रिया कंप्लीट करनी होगी एक्सेशन रिपेयर में। एक्सेशन रिपेयर दो तरह का है, एक है बेस और दूसरा है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। हमारा क्वेश्चन यहां से आएगा कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन एक्सेशन रिपेयर से आएंगे तो या तो बेस एक्सेशन रिपेयर होगा या न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर होगा, और क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो हमें ध्यान रखना है वो किस कैटेगरी में आएगा। और इसको समझने के लिए हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना होगा कि बेस एक्सेशन रिपेयर किस तरह के डीएनए डैमेजेस को रिपेयर करेगा और जो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर पाथवे है वो किस तरह के डीएनए डैमेजेस को रिपेयर करता है। ये इसके बीच का जो अंतर है वो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प देगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा जब भी पूछा जाएगा।
ठीक है। तो मैं यहां पर बेसिकली इन दोनों के बीच में कुछ अंतर आपको बता रहा हूं, आप उस पॉइंट को ध्यान रखेंगे और यहां से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक सेशन रिपेयर के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। यदि डीएनए में जो भी एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं, जो भी एबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं या डैमेजेस आ रहे हैं, यदि वो बहुत ही कम लेवल के हैं, माइनर चेंजेस हैं, तो इन्वॉल्वमेंट होता है बेसिक सेशन रिपेयर का। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं करेक्ट या रिपेयर माइनर अल्टरेशंस ऑफ डीएनए। डीएनए में जो माइनर अल्टरेशंस हैं उनको करेक्ट करने के लिए बेस एक्सेशन रिपेयर इन्वॉल्व होता है। जबकि दूसरी तरफ जब हम न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की बात करते हैं तो ऐसे डैमेजेस जो काफी बड़े हों, बल्कि डैमेजेस या लीजन टर्म भी यूज करते हैं, बल्कि लीजन्स यदि डीएनए में है, ऐसे डैमेजेस को करेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। तो आप एक पॉइंट को ऐसे समझ लें, यदि माइनर डीएनए डैमेजेस हैं तो बेस एक्सेशन रिपेयर इन्वॉल्व होता है। यदि डीएनए डैमेजेस काफी ज्यादा हैं, बल्कि हैं, काफी बड़े रीजन में है, तो इन्वॉल्वमेंट होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। अब हम ये कह सकें कि बल्कि लीजन्स हैं, कैसे जो है बड़े लेवल पर डैमेज हुआ है, तो आप ऐसा समझ लें, यदि मैं आपसे ये कहूं कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर स्पेसिफिकली इन्वॉल्व होगा रिपेयरिंग प्रोसेस में जब डीएनए का नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं रिपेयर those damages, मैं यहां लिख रहा हूं रिपेयर those damages who distort normal helical structure of DNA, structure of डीएनए। आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के लिए कि रिपेयर दोज डैमेजेस हु डिस्टॉर्ट नॉर्मल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक बेसिक डिफरेंस बेस एक्सेशन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में यह है कि यदि कोई भी डैमेज डीएनए के नॉर्मल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है, उसे बिगाड़ देता है, जो नॉर्मल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ रहा है, सामान्य भाषा में आप ऐसा समझ लें, तो इन्वॉल्व होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। तो ऐसे सभी डैमेजेस जो स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करते हैं उनको हम बल्कि लीजन्स या बल्कि डैमेज भी कहते हैं। तो बेसिकली आप इसको ध्यान रखना है कि एक्सेशन रिपेयर में बेस एक्सेशन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर ये दो टाइप के अलग अलग एक्सेशन रिपेयर हैं। दोनों अलग अलग कंडीशंस में इन्वॉल्व होंगे। यदि माइनर अल्टरेशंस हैं तो इन्वॉल्वमेंट होगा बेस एक्सेशन रिपेयर का। ठीक है, जैसे कि किसी बेस का अमाइनो ग्रुप और निकल गया है, डीएमिनेशन हो गया है, एल्काइलेशन हो गया है, नाइट्रोजनस बेस के लेवल पर यदि माइनर चेंजेस हो रहे हैं तो फिर बेस एक्सेशन रिपेयर, इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इन्वॉल्व होगा जब डैमेजेस काफी बड़े हैं और ऐसे डैमेजेस हैं जो डीएनए के नॉर्मल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, तो इन्वॉल्वमेंट होगा न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। आपको एक चीज और भी ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर की जो प्रोटीन्स हैं, जो सेंसिंग प्रोटीन्स हैं, जो लगातार डीएनए डैमेजेस को सेंस करती हैं, वो पर्टिकुलरली किसी टाइप के डीएनए डैमेज को सेंस नहीं करती हैं कि वहां डीएमिनेशन हो गया है या पायरिमिडीन डाइमर्स बन गए हैं या कोई वहां पर इंटरकैलेटिंग एजेंट आ गया, उसको वो जनरली सेंस नहीं करती हैं। बल्कि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में
जो सेंसिव प्रोटीन्स हैं वो सेंस करती है डीएनए का स्ट्रक्चर नॉर्मल है या नहीं है। यदि डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हुआ है तो वो रिक्रूट हो जाएंगे और इन्वॉल्व होंगे रिपेयर में। ये दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस है। तो एक्सेशन रिपेयर में आपको ध्यान रखना है, दो तरह का हुआ, बेस एक्सेशन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर। आप इनको दो पॉइंट में भी ध्यान रख सकते हैं। यदि माइनर अल्टरेशंस हैं तो बेस एक्सेशन, और लार्ज डीएनए डैमेजेस हैं तो फिर न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर इन्वॉल्व होगा। लेकिन दोनों में एक सिमिलैरिटी है, दोनों के मैकेनिज्म में हमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की जरूरत पड़ेगी जो डीएनए की बैकबोन को कट करे और देन डैमेज्ड पोर्शन को निकाल दिया जाएगा, और जो गैप क्रिएट होगा, जितने न्यूक्लियोटाइड्स वहां से निकाल दिए गए हैं वहां पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को हमें प्लेस करना होगा, और इस वजह से प्लेस करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक डीएनए पॉलीमरेज की भी जरूरत पड़ेगी। और जब डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर लेगा तो फाइनली जो बैकबोन है डीएनए की उसको हमें रीसील करने के लिए लाइगेज एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोनों में एक तो सिमिलैरिटी है, एंडोन्यूक्लियस चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए और लाइगेज चाहिए, ये दोनों में सिमिलैरिटी है। तो डैमेज्ड पोर्शन दोनों में निकाला जाएगा, इस वजह से इनमें कॉमन है एक्सेशन रिपेयर। ठीक है, आपको इसे ध्यान रखना है। अब अगले पॉइंट में हम लोग बढ़ रहे हैं और स्पेशली मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं बेस एक्सेशन रिपेयर के बारे में, कि बेस एक्सेशन रिपेयर में कौन कौन से ऐसे माइनर अल्टरेशंस हैं, डैमेजेस हैं जिनको रिपेयर किया जाता है। फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं जो बेस एक्सेशन रिपेयर का हिस्सा हैं या बेस एक्सेशन रिपेयर में वो पार्टिसिपेट करती हैं। और तीसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एक बेसिक मैकेनिज्म है, किस स्टेप्स में वो प्रोटीन इन्वॉल्व होती है और कैसे रिपेयर होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं बेस एक्सेशन रिपेयर के बारे में। ठीक है, बेस एक्सेशन रिपेयर, BER भी हम लोग नॉर्मली इसे कह देते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले कहा कि बेस एक्सेशन रिपेयर माइनर जो अल्टरेशंस हैं डीएनए की, माइनर जो चेंजेस हैं या माइनर डैमेजेस हैं उनको रिपेयर करने में इन्वॉल्व होता है। और वो माइनर चेंजेस कौन कौन से हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बेस एक्सेशन रिपेयर पाथवे यूज्ड इन द रिपेयर ऑफ माइनर केमिकल अल्टरेशंस। ठीक है, माइनर केमिकल अल्टरेशन, जबकि न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर में बल्कि जो डैमेजेस हैं उनको रिपेयर करने के लिए वो इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अल्टरेशंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस जैसे आप किसी भी न्यूक्लियोटाइड की जब स्टडी करते हैं तो ये राइबोज शुगर है और इसके साथ फास्फोरिक एसिड जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ एक नाइट्रोजनस बेस भी जुड़ा होता है। तो यहां पर बात हो रही है नाइट्रोजनस बेस की, तो जो भी अल्टरेशंस आ रहे हैं वो नाइट्रोजनस बेस के हैं। तो नाइट्रोजनस बेस है, राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। तो ऐसे अल्टरेशंस या ऐसे एबनॉर्मल चेंजेस जो बेस के लेवल पर आ रहे हैं उनको रिपेयर करने के लिए इन्वॉल्व होता है बेस एक्सेशन रिपेयर। ये N ग्लाइकोसिल बॉन्ड है, जो नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ कनेक्ट करता है, तो N ग्लाइकोसिल बॉन्ड। तो नाइट्रोजनस बेस के लेवल पर अल्टरेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो minor chemical alterations of nitrogenous bases that damage and chemically modify bases। ठीक है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जब ये माइनर केमिकल अल्टरेशंस हैं, बहुत बड़ी अल्टरेशंस नहीं है, तो डीएनए रेप्लिकेशन का जो नॉर्मल प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेशन की जो नॉर्मल प्रक्रिया है और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है जिसमें आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व हो रहा है, इन प्रोसेसेस पर जनरली कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये नॉर्मली चलते रहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे डीएनए डैमेजेस जो नॉर्मल रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या रिकॉम्बिनेशन जैसे प्रोसेसेस को ब्लॉक नहीं करते हैं, हम उन
अल्ट्रेशंस को या उन डैमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं बेस फिक्सेशन रिपेयर के द्वारा। जबकि यदि हम इसी पॉइंट को लेकर के अंतर करें न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर से, तो आपको यह जानना है कि ऐसे सभी डीएनए डैमेजेस जो रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन जैसी प्रक्रियाओं को, प्रोसेसेस को बंद करा दें, उनमें इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर। यदि वो इन प्रक्रियाओं को बंद करा रहा है, इसका मतलब ही है कि वो डैमेजेस बड़े हैं, लार्ज स्केल पर हुए हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर को भी डिस्टॉर्ट किया होगा। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, ये भी एक बेसिक क्राइटेरिया है बेस फिक्सेशन रिपेयर और न्यूक्लियोटाइड फिक्सेशन रिपेयर में डिस्क्रिमिनेशन करने का। ठीक है, तो दीज अल्ट्रेशंस, जो ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, अल्ट्रेशंस ऑफ बेसेस जनरली डू नॉट टेंड टू ब्लॉक डीएनए रेप्लिकेशन, रिकॉम्बिनेशन और ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब यहां पर आता है कि बेस फिक्सेशन रिपेयर किसको रिपेयर कर सकता है। तो पहला पॉइंट है डैमेज्ड बेसिस। देखिए डैमेज्ड बेसिस कौन कौन से हो सकते हैं, ये डैमेज्ड बेसिस की हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, कौन कौन सी अल्ट्रेशंस को करेक्ट किया जा सकता है। तो जरा देखिए, डीएनए में यूरेसिल का होना, ठीक है, यूरेसिल प्रोड्यूस होता है साइटोसिन के डीएमिनेशन से, ठीक है, और प्रोड्यूस जीयू मिसमैच इन डीएनए। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, ये एक नाइट्रोजनस, एक न्यूक्लियोटाइड है और आप ऐसा समझ लें ये एक पॉलीपेप्टाइड बैकबोन है, ये साइटोसिन है, ये साइटोसिन है। ये एक एक्सो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, साइटोसिन है और इसके साथ एक्सो अमाइनो ग्रुप है। ये अमाइनो ग्रुप है साइटोसिन का। यदि अमाइनो ग्रुप यहां से रिमूव हो जाए, साइटोसिन का डीएमिनेशन हो जाए, तो ये प्रोड्यूस करता है यूरेशियल। तो साइटोसिन का जैसे ही अमाइनो ग्रुप यहां से रिमूव होगा, डीएमिनेशन होगा, तो जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा यूरेशियल में, वो यूरेशियल में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से यूरेशियल आ गया। यदि डीएनए में साइटोसिन की जगह पर यूरेशियल आ गया तो वहां पर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री वो ग्वानिन था, लेकिन जैसे ही यूरेसिल आएगा तो ये जो बेस पेयरिंग है वो कन्वर्ट हो जाएगी जी एंड यू में। तो इस तरह से जी यू मिसमैच डीएनए में क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो साइटोसिन का डीएमिनेशन है, दूसरा हाइपोजेंथीन। यदि हम एडेनिन का डीएमिनेशन करा दें, यदि एडेनिन का डीएमिनेशन हो, उससे अमाइनो ग्रुप, एक्सो अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हाइपोजेंथीन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, यदि एडेनिन का डीएमिनेशन होगा तो हाइपोजेंथीन, जबकि दूसरा एक और भी डैमेज्ड बेस है जिसे हम जेंथीन कहते हैं, यदि ग्वानिन का डीएमिनेशन करा दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है जेंथीन में। तो यूरेसिल साइटोसिन के डीएमिनेशन से प्रोड्यूस होता है और जो एडेनिन है उसके डीएमिनेशन से प्रोड्यूस होता है हाइपोजेंथीन और ग्वानिन के डीएमिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं जेंथीन। तो आपको ध्यान रखना है, ये इस तरह के एबनॉर्मल बेसिस हैं। इन एबनॉर्मल बेसिस को करेक्ट करने के लिए भी इन्वॉल्व होगा बेस फिक्सेशन रिपेयर। अब दूसरा क्या तरीका हो सकता है और कैसे एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, जैसे एल्काइलेटेड बेसिस होते हैं, एल्काइलेशन हो गया बेसिस का, उसमें से बहुत फेमस है 3 मेथाइल एडेनिन। एडेनिन की जो 3rd पोजीशन है उस पर मेथाइल ग्रुप लगा दिया। 7 मेथाइल ग्वानिन, जो प्यूरिन रिंग है उसकी 7th पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया नाइट्रोजन एटम के साथ, तो ये एल्काइलेटेड बेस हो गए। ये भी एबनॉर्मल बेसिस हैं, इनको करेक्ट करने के लिए बेस फिक्सेशन रिपेयर इन्वॉल्व होगा। और एक आता है एपी साइट, बहुत ही फेमस है एपी साइट। तो एपी साइट किसे कहते हैं, इसको भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बेस फिक्सेशन रिपेयर एपी साइट को भी रिपेयर करने में इन्वॉल्व होगा। ठीक है,
तो जैसे कोई भी न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, मैं थोड़ा सा यहां बना देता हूं। ये फास्फोरिक एसिड है, ये राइबोज शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, फास्फोरिक एसिड, राइबोज शुगर, फास्फोरिक एसिड और राइबोज शुगर। यदि ये डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, और इसके साथ ये नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं। और ये बॉन्ड आप जानते हैं, मैं अभी लिख चुका हूं, ये बॉन्ड एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड है, एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड, जो राइबोज शुगर को नाइट्रोजनस बेस के साथ कनेक्ट करता है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि एपी साइट कैसे क्रिएट होती है। तो डीएनए में यदि नाइट्रोजनस बेस रिमूव हो जाते हैं, एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाए और नाइट्रोजनस बेस रिमूव हो जाए, तो इस पोजीशन पर जहां जिस राइबोज शुगर के साथ कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं जुड़ा है, उसे हम एपी न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं, और इस पोजीशन को एपी साइट कहते हैं। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड यहां पर ब्रेक होता है और यहां से ये राइबोज शुगर रिमूव हो गया। जैसे ही राइबोज शुगर रिमूव होगा तो इस पोजीशन को एपी साइट कहेंगे, एपी साइट। अब एपी साइट को एपी साइट क्यों लिखते हैं उसका भी कारण समझ लें। ना तो यहां पर प्यूरिन है और ना ही यहां पर पायरिमिडीन है, तो ए प्यूरिमिडिक या ए पायरिमिडिक साइट को हम एपी साइट कहते हैं। यहां पर कोई नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट नहीं है। तो एपी साइट क्रिएट होती है जब कोई नाइट्रोजनस बेस का एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो वहां नाइट्रोजनस बेस रिमूव होने से जो साइट क्रिएट हुई है उसे हम एपी साइट कहते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपी साइट को रिपेयर करने के लिए भी इन्वॉल्व होता है बेस एक्सेशन रिपेयर। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि कौन कौन से डैमेजेस को रिपेयर कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक नीचे पॉइंट लिखा है, एपी साइट्स अराइजेस फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड। तो जैसे ही एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड हाइड्रोलाइज होंगे तो एपी साइट क्रिएट होंगी। इस तरह के भी डैमेजेस को हम लोग रिपेयर कर सकते हैं बेस एक्सेशन रिपेयर से। एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यदि यहां पर एपी साइट को रिपेयर ना किया जाए और ये डीएनए रेप्लिकेशन में जाए, तो यहां पर तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड की कोई पहचान नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड की पहचान उसके राइबोज शुगर और फास्फोरिक एसिड से नहीं है, क्योंकि ये दो कंपोनेंट तो सभी न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड की उसकी अपनी पहचान उसके अपने नाइट्रोजनस बेस से है। तो यदि एपी साइट क्रिएट होती है तो वहां पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है इसकी पहचान तो खत्म हो चुकी है, तो वहां पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड आ सकता है यदि डीएनए रेप्लिकेशन में जाए, तो इस वजह से ये म्यूटाजेनिक हो सकता है। इसको भी रिपेयर करना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब एक पॉइंट को आपको और ध्यान रखना है, कुछ ऑर्गेनिज्म में, इन सम ऑर्गेनिजम्स डीएनए ग्लाइकोसाइलेज आल्सो रिकॉग्नाइज पायरिमिडीन डाइमर्स। या आप ऐसा समझ लें, मैं इसको थोड़ा बाद में बता दूंगा, कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में बेस एक्सेशन रिपेयर जो पायरिमिडीन डाइमर्स बनते हैं डीएनए में, उनको भी रिपेयर कर सकता है, ऐसा आइडेंटिफाई हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप इस पॉइंट को दोबारा समझ लें, जो माइनर केमिकल अल्टरेशंस हैं उनको रिपेयर करने के लिए इन्वॉल्व होता है बेस एक्सेशन रिपेयर। उसमें से जैसे कि यूरेसिल, हाइपोजेंथीन, जैंथीन, मिथाइल एडेनिन, मिथाइल ग्वानिन या एपी साइट जैसे जो डैमेजेस हैं उनको रिपेयर करने के लिए इन्वॉल्व होता है बेस एक्सेशन रिपेयर। एपी साइट आपको ध्यान रखना है, जब किसी न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजनस बेस रिमूव हो जाए, हाइड्रोलाइज होकर के अलग हो जाए, कोई नाइट्रोजनस बेस हो ही ना, केवल शुगर और फॉस्फेट हो, तो हम उस शुगर और फॉस्फेट की पोजीशन को एपी साइट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो बेस एक्सेशन रिपेयर में इन्वॉल्व होते हैं।
जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार एंजाइम्स के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं कि मानते हैं कि किसी भी एक क्वेश्चन में ये दे दिया कि मैंने इस एंजाइम को साइलेंट कर दिया, इसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर दिया, या एक कोई सेल है उसके बारे में बता दिया कि ये एंजाइम नॉन फंक्शनल है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो किसी भी रिपेयर सिस्टम की कैपेबिलिटी उसके अपने एंजाइम्स की वजह से है, जो एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यदि कोई भी एक एंजाइम डिफेक्टिव हुआ तो वो पाथवे प्रॉपरली रन नहीं होगा और जो डैमेजेस हैं शायद वो रिकवर नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से एंजाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पाथवे में। तो एंजाइम्स इन्वॉल्व इन बेस फिक्सेशन रिपेयर। बेस फिक्सेशन रिपेयर में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो पहला एंजाइम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है और आप ये भी कह सकते हैं यही वो एंजाइम है जो बेस फिक्सेशन रिपेयर को रिक्रूट करता है और जो पूरी प्रोसेस है उसको इनिशिएट करता है। इसका नाम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, ठीक है। और अभी मैंने बात की एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड, तो जो भी बेस डैमेज हुए हैं तो ये एक राइबोज शुगर है और इसी के साथ ये फास्फोरिक एसिड जुड़ा है, ये नाइट्रोजनस बेस है जो अल्टर हो चुका है, ठीक है। ये एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड है। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इस बॉन्ड को ब्रेक करके और नाइट्रोजनस बेस को रिमूव करता है, इस वजह से इसका नाम है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ब्रेक एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड, ठीक है। जिसके रिजल्ट में क्या होगा, तो ये भी कह सकते हैं रिमूव डैमेज्ड बेस, डैमेज्ड बेस, ठीक है। और डैमेज्ड बेस को यहां से रिमूव करता है। जैसे ही डैमेज्ड बेस रिमूव होगा तो एपी साइट क्रिएट हो जाएगी, एपी साइट। तो यहां पर 3 पॉइंट में, वैसे तो एक ही पॉइंट में हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लें डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का फंक्शन क्या है। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इस एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे ही एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ब्रेक होने से नाइट्रोजनस बेस तो रिमूव हो गया, तो यहां पर क्रिएट हो जाएगी एपी साइट करता है, ठीक है। तो जो एबनॉर्मल बेस था उसको इसने रिमूव कर दिया एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड को ब्रेक करके, इसी वजह से नाम दिया डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। जो लिविंग सेल्स हैं उनमें कई तरह के डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनकी स्पेसिफिसिटी अलग अलग होती है। जैसे यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज यूरेसिल को रिकॉग्नाइज करेगा, हाइपोजेंथीन, जेंथीन, या फिर हम कह सकते हैं कुछ जीसी मिसमैचेस के लिए भी आते हैं जो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज हैं वो रिकॉग्नाइज करते। तो अलग अलग तरह के डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस हैं जो अलग अलग तरह की अल्ट्रेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उनका काम क्या है, एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड को ब्रेक करके बेस को रिमूव कर देना। तो ये फंक्शन है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का। और कौन सी साइट क्रिएट करी, एपी साइट। तो आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली डीएनए ग्लाइकोसाइलेज कैटेलाइजेस रिमूवल ऑफ डैमेज्ड बेस एंड क्रिएट एपी साइट, और एपी साइट क्रिएट कर दी। चलिए अब दूसरे एंजाइम की हम लोग बात करते हैं। जो दूसरा एंजाइम है वो है एपी इंडोन्यूक्लियस। एपी इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, तो इसका नाम ही इंडोन्यूक्लियस है। इंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो होते हैं जो डीएनए बैकबोन को कट करते हैं। एक्सेशन रिपेयर में एक करेक्टर ये है कि जो डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जो पोर्शन है उसे निकाला जाता है। तो ये एंजाइम जो बैकबोन है डीएनए की उसको ब्रेक करता है, क्लीव फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑन वन साइड ऑफ
एपी साइट। यहां से नाइट्रोजनस बेस तो रिमूव हो गया। नाइट्रोजनस बेस रिमूव होने के बाद ये जो डीएनए की बैकबोन है उसका एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक करता है एपी साइट की एक तरफ। अभी इसको डिस्कस करेंगे किस तरह 5 प्राइम एंड पर या 3 प्राइम एंड पर ब्रेक करता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझ लें कि हमें डैमेज न्यूक्लियोटाइड का जो पूरा पोर्शन से निकालना है। नाइट्रोजनस बेस तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने निकाल दिया, लेकिन बैकबोन को कट करेगा एपी इंडोन्यूक्लियेज। नाम ही इसका इंडोन्यूक्लियेज है, आपको ध्यान रखना है। एपी साइड से इसको नाम दिया एपी इंडोन्यूक्लियेज। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो डीएनए पॉल फर्स्ट है बैक्टीरिया में। डीएनए पॉल फर्स्ट, यदि मैं यहां पर प्रोकैरियोटिक सिस्टम की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये एंजाइम आप डीएनए रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं। प्राइमर रिमूव करने के लिए डीएनए पॉल फर्स्ट अपनी 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को यूज करता है। उस एक्टिविटी के द्वारा ये क्या करेगा, जो डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको रिमूव करेगा और उस गैप को भी फिल करेगा। तो डीएनए पॉल फर्स्ट ये रिमूव डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड्स by 5:3 exonuclease activity। फाइव इज टू 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा और देन इसके बाद ये उस गैप को फिल भी करेगा। फिल रिजल्टिंग गैप, उस गैप को फिल करेगा। और फाइनली जो चौथा एंजाइम है वो है डीएनए लाइगेज, जो फाइनल बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर आप देखें तो डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉल फर्स्ट ये तो कॉमन एंजाइम्स हैं जो डीएनए मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेस एक्सेशन रिपेयर में 2 एंजाइम यूनिक हैं, आपको ध्यान रखना है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और एपी इंडोन्यूक्लियेज। ग्लाइकोसाइलेज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड ब्रेक करेगा और बेस को रिमूव करेगा। एपी इंडोन्यूक्लियेज एपी साइट को रिकॉग्नाइज करके और एक तरफ जो डीएनए की बैकबोन है उसे कट करेगा और इस तरह से इस पूरी प्रोसेस की प्रक्रिया शुरू होगी। चलिए कैसे ये पूरा एंजाइम इन्वॉल्व होंगे और ये प्रोसेस कंप्लीट होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर एक डीएनए है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये एक डीएनए है। यहां पर एक मिसमैच प्रेजेंट है। ये एक मिसमैच है। ग्वानिन के साथ यूरेसिल यहां पर पेयरिंग में है और ये यूरेसिल प्रोड्यूस हुआ है साइटोसिन के डीएमिनेशन से। तो मैंने यहां पर एक डीएनए मॉलिक्यूल को प्रेजेंट किया हुआ है और आप समझ लें ये एक मिसमैच है, साइटोसिन के डीएमिनेशन से यूरेसिल आ गया है। तो यहां पर जो नॉर्मल पेयर जीसी था वो बदल चुका है जी और यू में, जी यू पेयर में बदल चुका है। बेस एक्सेशन रिपेयर कैसे इसे करेक्ट करेगा, रिपेयर की प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगी। तो जैसे ही एक साइटोसिन का डीएमिनेशन हुआ यूरेसिल में तो एबनॉर्मल बेस आया यूरेसिल। यूरेसिल हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं है। तो यूरेसिल के क्रिएट होते ही, प्रोड्यूस होते ही सबसे पहले यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम, आप मैंने पहले एंजाइम के बारे में लिखा हुआ था, आपको ध्यान रखना है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम सबसे पहले इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले इन्वॉल्व हुआ डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। तो ऐसा भी कह सकते हैं बेस एक्सेशन रिपेयर की शुरुआत डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने की और इसने क्या किया, जो डैमेज्ड बेस यूरेसिल था उस यूरेसिल को ब्रेक कर दिया, रिमूव कर दिया डीएनए से बाय हाइड्रोलाइजिंग एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड। तो इसने एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड को ब्रेक करके
यूरेसिल को रिमूव कर दिया। ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का फंक्शन है और इसको आप डीएनए यूरेसिल ग्लाइकोसाइलेज भी कह सकते हैं क्योंकि यूरेसिल का रिमूवल कर रहा है। इस तरह से बेस एक्सेशन रिपेयर की शुरुआत हुई। कौन सा बॉन्ड ब्रेक किया? एन ग्लाइकोसिल बॉन्ड। इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही ये जी यू पेयर था तो ग्वानिन तो नॉर्मल है, यूरेसिल निकल गया। यूरेसिल के निकलते ही ये साइट आप कह सकते हैं एपी साइट, तो एपी साइट क्रिएट होती है। तो डीएनए ग्लाइकोसाइलेज ने रिमूव किया एबनॉर्मल बेस को और उसके रिमूव होते ही कौन सी साइट क्रिएट होती है? एपी साइट। ये एपी साइट क्रिएट हो गई है। दूसरे स्टेप में अभी भी दोनों की बैकबोन इंटैक्ट है। कैसे एंजाइम्स फंक्शन करते हैं हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में एंजाइम इन्वॉल्व होगा एपी एंडोन्यूक्लियेज। एपी एंडोन्यूक्लियेज, ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है। ये बैकबोन को कट करेगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो देखिए ये है एपी साइट। अब एपी एंडोन्यूक्लियेज एपी साइट के एक तरफ ही कट करेगा। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वो किस तरफ कट करेगा। तो डीएनए की जब हम स्टडी करते हैं तो पोलैरिटी के हिसाब से स्टडी करते हैं, इस तरफ या उस तरफ जैसे टर्म नहीं यूज होते हैं। यदि हम बात करते हैं तो कहते हैं 5 प्राइम एंड या 3 प्राइम एंड। तो डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यदि हम देखें तो ये पोलैरिटी है 3:5, जबकि नीचे वाले यदि हम स्ट्रैंड को देखें तो इसकी पोलैरिटी है 5:3। इस तरह से पोलैरिटी है। ये है एपी साइट, यहां पर एपी साइट है। एपी एंडोन्यूक्लियेज एपी साइट के 5 प्राइम एंड पर कट करता है, या ये कहें 5 प्राइम साइड पर कट करता है। जहां पर भी एपी साइट है उसके 5 प्राइम साइड पर ये कट करेगा, अर्थात जो 5 प्राइम एंड जिस तरफ है उस तरफ कट करेगा। तो देखिए इसने कट किया है 5 प्राइम एंड पर। जैसे ही कट करेगा तो इस स्ट्रैंड को देखें तो ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम, यहां पर 3 प्राइम पर OH ग्रुप जनरेट हुआ होगा। ये 3 प्राइम OH ग्रुप है और ये 5 प्राइम फॉस्फेट है और ये है एपी साइट। ये यहां पर एपी साइट है। तो देखिए एपी एंडोन्यूक्लियेज ने एपी साइट के 5 प्राइम एंड पर कट किया और जैसे ही कट किया तो 3 प्राइम एंड जनरेट हुआ अप स्ट्रीम और उसी एपी साइट के साथ है 5 प्राइम फॉस्फेट। ये 3 प्राइम एंड है। तो ये कट लगा दिया एपी एंडोन्यूक्लियेज ने, आपको ध्यान रखना है। ये सेकेंड स्टेप था। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। जब ये कट लग गया और फास्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया है एपी एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा, जो एपी साइट है उसके 5 प्राइम साइट पर, तो अब इन्वॉल्व होगा डीएनए पॉल फर्स्ट। यहां पर जो एंजाइम इन्वॉल्व होने वाला है वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉल फर्स्ट एंजाइम इन्वॉल्व होगा और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास दोनों तरह की एक्टिविटी है, 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड 3:5 प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि ये है 5 प्राइम जिस पर फॉस्फेट है और ये 3 प्राइम है। ये है एपी साइट। तो एपी साइट के न्यूक्लियोटाइड को निकालना है। यदि हम इस तरफ से 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस तरफ जाएंगे, तो ये है 5 प्राइम और ये है 3 प्राइम। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अपनी 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा एपी साइट को रिमूव करेगा। तो डीएनए पॉल फर्स्ट इस तरफ से मूव कर रहा है आगे की तरफ। जब ये मूव करेगा तो जो एपी न्यूक्लियोटाइड है जिसे हम लोग डीऑक्सीराइबोज फॉस्फेट कह सकते हैं, राइबोज फॉस्फेट, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस बेस तो है नहीं, उस न्यूक्लियोटाइड को ये अपनी 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा निकालेगा। उसको निकाल के बाहर किया तो ये साइट यहां से क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। जब ये साइट रिमूव हो रही होगी और जो डैमेज्ड न्यूक्लियोटाइड है वो रिमूव कर रहा होगा,
तो वहां पर ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड अपनी पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी से ऐड भी कर रहा है। तो ये देखिए यहां पर साइटोसिन है और यहां पर कोई भी न्यूक्लियोटाइड नहीं है, लेकिन जब ये 5:3 डायरेक्शन में आगे फंक्शन कर रहा है तो इसने एपी साइट का न्यूक्लियोटाइड जो राइबोज फॉस्फेट था उसे निकाला और वहां पर एक नॉर्मल साइटोसिन बेस को ऐड कर दिया। तो इसको यहां पर ऐड किया, मैंने एक ही न्यूक्लियोटाइड को केवल यहां पर प्रेजेंट किया है। आपको ध्यान रखना है जब डीएनए पॉल फर्स्ट आता है तो ये जो फास्फोडीऑक्सीराइबोज है उसको वहां से रिमूव करेगा, उसके साथ साथ 2 या 3 न्यूक्लियोटाइड एडिशनल और निकाल देता है जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है। ओवरऑल कहने का मतलब यह है जहां पर एपी साइट है तो उसका फास्फोराइबोज हटाया, उसके साथ 2-3 और भी नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को वहां से इसने रिमूव किया। कौन सी एक्टिविटी ध्यान रखना है, 5:3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा। और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स 1 बाय 1 ये निकाल रहा होगा उसी समय ये न्यूक्लियोटाइड ऐड भी कर रहा है। थोड़ा सा इसको इस तरह से आप समझ लें, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये जो रिपेयरिंग वाला स्ट्रैंड है वो है। यहां पर एपी साइट है, ये एपी साइट है, साथ में दूसरे भी नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं। एपी साइट का न्यूक्लियोटाइड है, ये कुछ नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये 5 प्राइम 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम। जब डीएनए पॉल फर्स्ट इन्वॉल्व होगा तो ये 5:3 डायरेक्शन में यहां पर न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेगा। 1 बाय 1 न्यूक्लियोटाइड्स को इसने रिमूव किया, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड रिमूव कर रहा है। ये 3 प्राइम OH ग्रुप है, न्यूक्लियोटाइड के रिमूवल के साथ साथ इस 3 प्राइम OH ग्रुप को एज ए प्राइमर यूज करेगा और इस गैप को फिल भी करेगा। और इस तरह से वहां पर जो न्यूक्लियोटाइड्स थे या ये कहें जो टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है, जैसे यहां पर एडेनिन है तो यहां पर थाइमीन, यहां पर ग्वानिन है तो ये साइटोसिन, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड को ऐड भी कर रहा है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉल फर्स्ट जब तीसरे स्टेप में इन्वॉल्व होता है जहां पर फास्फोडाइस्टर बैकबोन ब्रेक हुई है तो 5 प्राइम एंड पर बाइंड करके और जो एपी साइट है उस तरफ ये मूव करता है और एपी साइट का जो राइबोज फॉस्फेट है उसे रिमूव करेगा, उसके साथ 1-2 न्यूक्लियोटाइड्स और रिमूव करेगा। वहां पर जो 3 या 4 न्यूक्लियोटाइड्स की रिमूव होने से जो गैप क्रिएट हुआ है उस गैप को भी ये फिल करता जाएगा नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स के को लगा करके, ठीक है। फाइनली यहां पर एक गैप बचेगा क्योंकि ये फाइनल बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, तो उस गैप को फिल करने के लिए या कहें ये फाइनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए इन्वॉल्व होगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा और फाइनल जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को क्या करेगा, ये यहां पर बनाएगा एटीपी हाइड्रोलाइज करके। आप जानते हैं बैक्टीरियल जो लाइगेज होते हैं वो NAD यूज करते हैं ना कि ATP, तो ये NAD यूज करेगा, यहां से N इसका लीविंग ग्रुप होगा। इस तरह से डीएनए लाइगेज उस गैप को क्या करेगा, फिल करेगा या ये कहें उस फाइनल बॉन्ड को बनाएगा। तो 4 स्टेप में हम लोगों ने इस रिएक्शन को यहां पर पढ़ा हुआ है। मैं एक बार लाइन डायग्राम में आपको बता देता हूं कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले इन्वॉल्व होगा डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा जो बेस को रिमूव करेगा, जो एबनॉर्मल बेस है उस बेस को इसने क्या किया, रिमूव किया। सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व होता है एपी इंडोन्यूक्लियस। एपी इंडोन्यूक्लियस एंजाइम एपी साइट के 5 प्राइम एंड पर कट करेगा, बैकबोन को क्लीव करेगा। देन थर्ड स्टेप में इन्वॉल्व होगा डीएनए पॉल फर्स्ट एंजाइम और डीएनए पॉल फर्स्ट जो कट साइट है उसके 5 प्राइम एंड पर बाइंड होगा और 3 प्राइम एंड की तरफ मूव करेगा। 1 बाय 1 ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स को निकालेगा, साथ में ये एपी साइट भी निकालेगा और इस तरह से जो गैप क्रिएट होगा उस गैप को भी फिल करता जाएगा नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को लगा करके। देन इसके बाद फाइनल स्टेप में आएगा डीएनए लाइगेज एंजाइम और वो जो फाइनल फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है बैकबोन में उसको ये बना देगा। इस तरह से डीएनए की जो बैकबोन है वो इंटैक्ट हो जाएगी। तो ये
आपको 4 स्टेप में ध्यान रखना है बेस एक्सेशन रिपेयर। यहां पर 2 यूनिक एंजाइम है बेस एक्सेशन रिपेयर के, आपको उन्हें ध्यान रखना है, डीएनए ग्लाइकोसाइलेज और एपी इंडोन्यूक्लियस। शुरुआत कौन करेगा? तो हमारा आंसर है डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम बेस एक्सेशन रिपेयर की शुरुआत करता है। तो ये था बेस एक्सेशन रिपेयर। अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर के बारे में।